हेलो बच्चों, मैं आपका सलमान सर। बच्चों, आज अभी इस वक्त 12:30 बज रहे हैं, ठीक है ना, और मुझको नींद नहीं आ रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना बच्चों के लिए एक वीडियो बनाएं। हाँ ठीक है, तो चलिए आज हमारी जो क्लास है क्लास नंबर 5, ठीक है ना, और चैप्टर हमारा चल रहा है अकाउंटिंग टर्म्स, और इसमें हम लोग 3 मॉड्यूल जो है अब तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। 3 टर्म हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब अगला टर्म बच्चों स्पेशल हम लोग एसेट्स तो पढ़े थे, कितने तरीके का होता है। आज हम लोग स्पेशल सिर्फ पढ़ेंगे फिक्स्ड एसेट्स। फोर्थ क्या पढ़ेंगे? फिक्स्ड एसेट्स। सर फिक्स्ड एसेट्स का मतलब वो जो फिक्स होता है। हाँ सर, क्या हम लोग फिक्स हैं? अब तुम बताओ, तुम फिक्स हो कि नहीं? आओ इस चीज़ को हम पहले समझेंगे, उसके बाद तुम खुद बताओगे तुम फिक्स हो कि क्या हो, है ना। तो देखते हैं फिक्स क्या होता है। तो फिक्स्ड एसेट्स आर आइटम्स और कमोडिटीज परचेज्ड बाय द बिजनेस। अच्छा सर, यानी बिजनेस इसको परचेज करता है। हाँ, बट फॉर द पर्पज ऑफ यूजिंग देम, यानी जो पर्पज होता है बच्चों उसका यूज करने का होता है, सेल करने का नहीं होता है। इन द बिजनेस, यूजिंग देम इन द बिजनेस, ठीक है, फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ ए टाइम, यानी उसको लंबे समय तक के लिए उसको यूज करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम उसको रीसेल कर देंगे। पर्पज फिक्स एसेट्स का क्या होता है कि लंबे समय तक उसको यूज करना है, ठीक है ना, लॉन्गर पीरियड ऑफ ए टाइम, एंड ठीक है, नॉट फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल। पर्पज ऑफ रीसेल, ये भी चीज़ हमको पढ़ चुके थे, ठीक है ना। तो एग्जांपल इसका देखिए क्या है फिक्स एसेट्स का, तो हम लोग पहले से जानते हैं। सर एग्जांपल इसका होगा फर्नीचर। बताइए, फर्नीचर हमेशा चेंज होता है क्या? बिजनेस में जो फर्नीचर प्रोडक्ट रहता है हर दिन चेंज होता है क्या? हर साल चेंज होता है? नहीं। फिक्सचर्स, सर ये फिक्सचर्स क्या होता है? देखो फर्नीचर जो है, फर्नीचर का और उसका बढ़ा हुआ रूप फिक्सचर्स होता है। सर ये बढ़ा हुआ रूप क्या है? देखा होगा तुम लोगों ने कि क्लास में कभी कभी सीट लगती है ना, सीट तो ज़मीन के अंदर गाड़ दिया, फिक्स कर दिया जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं? फिक्सचर कहते हैं। तो वो भी फर्नीचर भी एसेट्स है, फिक्सचर भी एसेट्स है, ठीक है ना। ये हमेशा बदले नहीं जाते हैं। अच्छा, फिक्सचर्स तो इंक्लूड्स, इसमें हम लोग क्या कह देंगे? इंक्लूड्स टेबल कह सकते हैं, इंक्लूड्स टेबल, ताकि आप लोगों को याद रहे, ठीक है ना। एटसेट्रा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। प्लांट हुआ, मशीनरी हुआ, ठीक है ना, अलग अलग तरीके की मशीन हुई, ये सब, लैंड हुआ, बिल्डिंग हुआ, ऑफिस बिल्डिंग हुई, ओपन लैंड हुआ, व्हीकल हुआ, कार हुआ, ट्रक हुआ, लॉरी हुई, वैन्स हुआ, ये सब के सब क्या है? फिक्स एसेट्स हैं। हाँ सर, समझ में आ गया है। तो हम क्या कह सकते हैं? 10 फिक्स एसेट्स क्या है? तो बच्चों फिक्स्ड एसेट्स आर, या तो आइटम होता है या क्या होती है? कमोडिटी होती है। यही सब निकाल रहे हैं। फिक्स एसेट्स आर आइटम और कमोडिटीज। भैया ये कोई चीज़ होता है ना, यानी जो दिखता है हमको। आइटम हो गया, कमोडिटी हो गया, जो हमको दिख रहा है। आइटम और कमोडिटीज ओ परचेज्ड करते हैं। कौन करता है? परचेज फॉर द बिजनेस, यानी पर्सनल यूज़ के लिए नहीं इसको लिया जाता है। किस लिए परचेज किया जाता है? बिजनेस के लिए। परचेज बाय द बिजनेस, यानी हम, ये कौन परचेज करता है? बिजनेस परचेज करता है, यानी वो बिजनेस अपने नाम से उसको हायर करता है। तो परचेज बाय द बिजनेस या फॉर द बिजनेस, बिजनेस के लिए ही परचेज किया जाता है ये। ओ ये बात है। नॉट फॉर द रीसेल, याद रखना बच्चों, फिक्स एसेट को रीसेल नहीं करने का पर्पज होता है। हम उसको यूज़ करते हैं कब तक? फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ अ टाइम। ओ ये बात है, यानी लंबे समय तक हम लोग उसका क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। हाँ सर, समझ में आ गया। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये मेरा एसेट था, इसके बारे में मैंने बता दिया था, एग्जांपल भी दे दिया है कि जैसे एक मशीन मैंने परचेज़ किया, बिल्डिंग परचेज़ किया, ये बिल्डिंग है,
बिल्डिंग मैंने परचेस किया, ये इसको कंस्ट्रक्शन करवाया, तो अब मैंने अगर बिल्डिंग परचेस किया हो, कंस्ट्रक्शन करवाया होगा, तो जितना भी इसमें अप टू रेडी टू यूज़, यानी जब तक ये पूरा रेडी टू यूज़ ना हो जाए तब तक के जितने खर्चे होते हैं सब फिक्स एसेट्स में जुड़ते जाएंगे, ठीक है ना। जैसे बिल्डिंग में क्या क्या लगा होगा, रॉ मटेरियल सारे लगे होंगे, रॉ मटेरियल में क्या क्या लगा होगा, ईंट लगा होगा, उसके बाद छड़ कुछ लगे होंगे, सीमेंट लगा होगा, तो इसको इस नाम से नहीं रिकॉर्ड करेंगे, इन सबों को जोड़ करके हम क्या कहेंगे, बिल्डिंग कहेंगे, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम जब कोई मशीन हम खरीद कर लेकर के आ रहे हैं, मशीन खरीद के, मान लीजिए मशीन 1 लाख रुपए की है, अब 1 लाख की मशीन है, 10,000 रुपये इसका रेंट लगा, 5,000 रुपये इंस्टॉलेशन के एक्सपेंसेस लगे, तो जब तक ये रेडी टू यूज़ ना हो जाए तब तक के सारे खर्चे को हम लोग मशीन ही कहते जाएंगे, यानी मशीनरी का खर्चा ही कहते जाएंगे, ठीक है ना। यानी अगर 1 लाख का मैंने मशीन परचेस किया, 10,000 उसका भाड़ा लगा और 5,000 रुपये इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस लगे, तो टोटल मशीन की कॉस्ट 1 लाख नहीं हुई, कितनी हो गई, 1,15,000 रुपये। हाँ सर, बात समझ में आ गई। तो ये फिक्स एसेट्स होते हैं बच्चों। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 5, कैपिटल। अरे सर कैपिटल आपने तो बताया था। हाँ, कैपिटल क्या होता है, वो अमाउंट होता है, कौन अमाउंट होता है, जो बिजनेसमैन इन्वेस्ट करता है किसमें, बिजनेस में। और मैंने बताया था एक्चुअल में अकाउंट्स में कैपिटल कहते हैं कि इसको मुझे रिटर्न करना होता है बिजनेस को, किसे, बिजनेसमैन को, ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं इसकी डिक्शनरी मीनिंग की ना बच्चों, तो इसकी डिक्शनरी में जो मीनिंग है उसमें दिया हुआ है कैपिटल का मतलब होता है वेल्थ, ठीक है ना, ये इसकी मीनिंग है, ठीक है ना। लेकिन आइए देखते हैं हम लोग, ये कैपिटल की मीनिंग है डिक्शनरी में, लेकिन चलिए देखते हैं कैपिटल कहते हैं किसको है। तो कहा गया कैपिटल इज द, कैपिटल क्या है, कैपिटल इज द मनी है और मनी इज वर्थ। ओ, या तो ये पैसा होगा या तो पैसे की जगह पे कोई चीज़ होगी। जैसे बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो बिजनेसमैन क्या करता है, बिजनेसमैन क्या करेगा, ये मान लीजिए बिजनेस है, तो या तो ये कैश देगा बिजनेस में, या तो लैंड, प्लांट, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, ये सब देगा। तो ये क्या होता है, ये सारी चीज़ें जो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, क्योंकि इस बिजनेस को इसे रिटर्न करना है, तो इसलिए इन सबको कोई क्या कहेगा, कैपिटल कहेगा। और कैपिटल बच्चों क्या होती है, एक इंटरनल लायबिलिटी होती है, ठीक है ना। हाँ सर, समझ में आ गया। तो कहा गया कि कैपिटल इज द मनी और मनी इज वर्थ इन्वेस्टेड, कहाँ पर इन्वेस्ट किया जाता है, इन्वेस्टेड इन बिजनेस। ओ, बिजनेस में इसको क्या किया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है बाय द प्रोप्राइटर। अभी मैंने बता दिया कौन इसको इन्वेस्ट कर रहा था, प्रोप्राइटर इन्वेस्ट कर रहा था। और प्रोप्राइटर होता कौन है बच्चों, प्रोप्राइटर जो होता है वो इंटरनल लायबिलिटी होती है, टाइम टू टाइम वो क्या करता है, इन्वेस्ट करता रहता है। तो जितना बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा वो सब बिजनेस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती जाएगी। तो जो चीज़ें वो इन्वेस्ट कर रहा है वो सब कैपिटल में कहलाएगा। बिजनेस तो क्या कहेगा, कैपिटल कहेगा, क्योंकि उसकी इंटरनल लायबिलिटी है, उसको बाद में उसको रिटर्न करने की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है ना। अच्छा, तो कहा गया द कैपिटल ऑफ बिजनेस, देखिए वही बात बोल रहा है, द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज द क्लेम ऑफ द ओनर, इज द क्लेम ऑफ द ओनर। समझ में आ गया ना, वही मैंने बात बोला है, ओनर टू द बिजनेस, यानी वो क्लेम कर सकता है, बिजनेसमैन बिजनेस से कहेगा भैया बोथ आर सेपरेट एंटिटी, ठीक है ना, मुझको चाहिए ही चाहिए। तो देखिए है क्या, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कैपिटल किसको कहते हैं, जो बिजनेसमैन बिजनेस में इन्वेस्ट करता है वो कैपिटल है, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बिजनेस की, इस पैसे को इसको वापस करे। बच्चों ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है उसको कैपिटल हम कह रहे हैं, लेकिन कैपिटल एक्चुअल में होता कौन है, कैपिटल कहते हैं किसको, कैपिटल मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, बिजनेस की। कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटरनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी कुछ ये देगा, लैंड, बिल्डिंग, प्लान, मशीनरी, फर्नीचर, तो इसको ये लैंड, बिल्डिंग, प्लान, मशीनरी, फर्नीचर नहीं कहेगा, इसको क्या कहेगा कि भैया ये जो इन्वेस्ट कर रहा है मैं बिजनेसमैन को कह रहा हूं कि मुझे इसको रिटर्न करना है, इसलिए मैं कहूंगा इसको कैपिटल। तो कैपिटल इज अ पर्सनल अकाउंट। भैया पर्सनल अकाउंट होता है, मैं इसके बारे में बहुत डिस्कस में अच्छी तरीके से चर्चा करूंगा, ठीक है ना। जब मैं आऊँगा एंट्री पे, जनरल एंट्री पढ़ाऊंगा तो हम बहुत बड़े अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस इतना समझिए कि वो पैसा जो बिजनेसमैन बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसको क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। क्लियर, हाँ सर समझ में आ गया। चलिए इसका एक अकाउंटिंग इक्वेशन होता है, इसके बारे में हम लोग अगले चैप्टर में चर्चा करेंगे कि कैपिटल अगर आपको निकालना है तो आप क्या करिए, टोटल एसेट्स में से माइनस कर दीजिए एक्सटर्नल लायबिलिटी, टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी। याद है ना, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने कहा था टोटल एसेट्स जो होता है, टोटल एसेट्स बैलेंस शीट मैंने एक बनाई थी छोटी सी,
याद होगा आप लोगों को। तो इधर वाला जो है एसेट्स वाला साइड था, तो एसेट्स मान लीजिए 10 लाख है, टोटल कितना है 10 लाख रुपए है। और तो मैंने कहा था ये एसेट्स में दो लोगों का हिस्सा होता है, एक इंटरनल लायबिलिटी वालों का, एक एक्सटर्नल लायबिलिटी वालों का। तो इंटरनल लायबिलिटी वालों को मैंने कहा था कैपिटल और एक्सटर्नल लायबिलिटी वालों को मैंने कहा था लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी या लायबिलिटी याद है ना, LIC और AE। तो L का लायबिलिटी हो गया और C का कैपिटल हो गया, ठीक है ना। तो एक लायबिलिटी और एक कैपिटल, तो इस 10 लाख में दोनों का हिस्सा होगा। तो मैंने कहा अगर मुझको कैपिटल चाहिए तो 10 लाख में से 5 लाख माइनस कर देंगे तो क्या मुझको मिल जाएगा, 5 लाख मिल जाएगा। तो कैपिटल मुझको मिल गया। तो कैपिटल कैसे मिला, मैंने टोटल एसेट्स से माइनस क्या कर दिया, एक्सटर्नल लायबिलिटी माइनस कर दी, तो मुझको क्या मिल गया, कैपिटल मिल गया। काम खत्म, क्लियर, ठीक है ना। ओ नीचे चला गया था, देखिए बच्चों, ये मान लीजिए मैंने बैलेंस शीट बताया था आपको, ये एसेट्स है, टोटल मान लीजिए 10 लाख रुपए है, 10 लाख में 5 लाख क्या है, एक्सटर्नल लायबिलिटी है। तो अगर मैंने बताया था दोनों लोग का पैसा लगा होता है, तो इस 10 लाख में से 5 लाख माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या, कैपिटल ही तो बचेगा। वो पैसा जो बिजनेसमैन का है वो पता चल जाएगा हमको। तो ये कैपिटल निकालने का एक तरीका होता है। हाँ सर, समझ में आ गया। चलिए बच्चों 6 हम लोग देखेंगे क्या क्या, ड्राइंग रिजर्व एंड नेटवर्थ, यानी इसमें हम लोग 3 चीज़ें देखने वाले हैं, ड्राइंग, रिजर्व एंड नेटवर्थ। अब ये किस चिड़िया का नाम है, आइए चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करेंगे ड्राइंग की। सिंपल सा फंडा यार, ड्राइंग का मतलब वो होता है, अरे बिजनेसमैन जब बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसको कैपिटल कहते हैं, और वही जब अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से निकाल लेता है तो उसको ड्राइंग कहते हैं, है ना। तो सिंपल सा, अगर पूछे कोई ड्राइंग क्या है तो कहना यार पूछा भी तो क्या पूछा, तो कहा गया व्हेन बिजनेसमैन विथड्रॉज या विथड्रॉ करता है, या उसको क्या कहते हैं, टेक करता है, टेक्स अवे फ्रॉम द बिजनेस। क्या क्या वो निकाल सकता है पर्सनल यूज के लिए, गुड्स, या कोई एसेट्स निकाल ले, या कैश निकाल ले, कुछ भी निकाल सकता है, गुड्स भी निकाल सकता है, एसेट्स भी निकाल सकता है, कैश भी निकाल सकता है, ठीक है ना। जो किसको भी वो ये सब किसको, ये सब तीनों चीज़ किसको बिलोंग कर रही थी, विच बिलोंग टू द बिजनेस, यानी सब बिलोंग कर रहा था किसको, बिजनेस को बिलोंग कर रहा था बच्चों। हाँ, तो कहा गया किस लिए निकाला था, किस लिए उसने निकाला, फॉर हिज पर्सनल यूज, ठीक है ना। यानी कुछ भी अगर एक बिजनेसमैन बिजनेस से कुछ भी अगर निकालता है बच्चों, कुछ भी अगर विड्रॉ करता है, वो क्या निकाल सकता है पर्सनल यूज के लिए, वो एसेट्स निकाल सकता है, कोई मशीन लेके चला गया अपने घर के लिए, है ना, या अपने घर का रेंट पेड कर दिया, कैश निकालता है, ठीक है ना, या कुछ भी मतलब यहाँ से निकाल करके अपने घर का पैसा, अपने घर का जो है खर्चा दे रहा है इसी से। तो अगर बिजनेस से पैसा निकालता है तो उसको हम ड्राइंग करते हैं। उसी तरीके से अगर बिजनेस से ये गुड्स निकालता है, कभी कभी मान लो बिजनेस का काम साड़ी का है, बीवी कहती है जाओ साड़ी लेकर के आओ, तो बिजनेस निकाल करके लेकर के चला गया अपनी बीवी को देने, है कि नहीं, बीवी को अपने देने चला गया, ये देखो उसकी बीवी है। तो बताओ जब वो सब निकालेगा लेकर के जाएगा तो बिजनेस क्या कहेगा, ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है। जब आपने पैसा कुछ दिया था तो मैं उसको कैपिटल कह रहा था, अब जब निकाल रहे हैं तो मैं उसको ड्राइंग कहूँगा, है कि नहीं। यानी आप कैपिटल को कम कर रहे हैं, तो ड्राइंग जो होता है कैपिटल को क्या करता है, कम करता है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी को कम करता है। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम करता है, बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, इससे कम हो जाती है। इंटरनल लायबिलिटी जो होती है इसकी घट जाती है, क्योंकि वो तो उतना निकाल कर लेकर के चला गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हाँ सर बात तो समझ में आ गई आपकी, वेरी गुड, ठीक है ना। तो सिंपल सा फंडा ये क्या करता है, ये डिक्रीज करता है, इट्स डिक्रीज, क्या डिक्रीज करेगा बच्चों, डिक्रीजेस, क्या डिक्रीजेस करता है, ओनर्स इक्विटी, ओ वही उसके कैपिटल को, मींस कैपिटल को, जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया, ठीक है ना। अच्छा अब देखते हैं बच्चों रिजर्व क्या होता है, समझ में आ गया ना ये, हाँ सर समझ में आ गया। अब ये रिजर्व किस चिड़िया का नाम है, मैंने कहा पूछा भी तो क्या पूछा, अब पूछ लिया तो बताना ही पड़ेगा, हाँ सर बता ही दीजिए। तो देखो रिजर्व क्या होता है बच्चों, रिजर्व आर अनविथड्रॉन प्रॉफिट, वो प्रॉफिट होता है जो बिजनेसमैन निकालता नहीं है। प्रॉफिट तो होता है लेकिन उस प्रॉफिट को फर्म
या वो बिजनेस या वो कंपनी देती नहीं है, या खुद जो बिजनेसमैन होता है वो निकालता नहीं है। होता पैसा किसका, बिजनेसमैन का ही होता है, लेकिन वो निकालता नहीं है, तो उसी को क्या कहते हैं, रिजर्व। जैसे बिजनेस ने 1 लाख रुपये प्रॉफिट कमाया तो 50,000 रुपये उसने छोड़ दिया, तो जो 50 रुपये जो छोड़ दिया वही रिजर्व है। तो कहा गया रिजर्व और अनविथड्रॉन प्रॉफिट बिलोंगिंग टू द प्रोप्राइटर। बिलोंग किसको कर रहा था, ये प्रोप्राइटर को, लेकिन उसने छोड़ दिया। अब जब छोड़ दिया बच्चों तो उसी को क्या कहा जाने लगा, रिजर्व, गुल्लक, ठीक है ना। तो क्या करें, बिलोंगिंग टू द प्रोप्राइटर, ठीक है ना। जो प्रोप्राइटर्स को क्या करता है, वो बिलोंग करता है। हाँ सर, समझ में आ गया, ठीक है ना। सच रिजर्व आर यूज, किस लिए यूजफुल है, ठीक है ना। सच रिजर्व आर यूजफुल, चलिए यूजफुल फॉर, किस लिए ये यूजफुल है बच्चों, ए, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है, हमको अचानक फ्यूचर में कुछ होने वाले होता है, तो मेरे पास पैसा अगर नहीं होगा तो मैं उस गुल्लक का यूज़ कर लूँगा, है कि नहीं। बार बार वो बिजनेसमैन से मांगने थोड़ी ना जाएगा बिजनेस, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं मीटिंग अनफोर्सीन एक्सपेंसेस। उसको पता भी नहीं कि उसको फ्यूचर में कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, इसी वजह से वो पहले से, हो सकता है उसको कुछ नुकसान हो जाए, एक्सपेंसेस या लॉसेस, तो कहाँ से वो रिकवर करेगा। तो वो फ्यूचर में अगर कुछ अराइज होने वाला है तो हम कह सकते हैं दैट माइट अराइज इन फ्यूचर, अगर फ्यूचर में कुछ ऐसी चीज़ें अराइज होने वाली हैं तो उसके लिए हमने पहले से क्या, गुल्लक में पैसा इकट्ठा किया हुआ है। हाँ हाँ सर, समझ में आ गया। अच्छा, हो सकता है दूसरा, हो सकता है फ्यूचर में एक तो है कि हो सकता है कुछ अनजाने अनचाहा जो है ऐसा कुछ लॉस हो जाए, मेरे पास पैसा ना हो तो मैं इस गुल्लक का यूज़ कर लूँगा। या ये भी तो हो सकता है कि मेरी नीयत हो कि मैं अपने बिजनेस को क्या करूँ, एक्सपेंड करूँ, तो एक्सपेंशन भी हो सकता है, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, ठीक है ना, एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस इन फ्यूचर। ओ, ये बात है। तो देखिए रिजर्व क्या होता है, पहली बात, यानी रिजर्व का मतलब सिंपल सा अगर मैं समझना चाहूँ तो ये बिजनेसमैन है, ठीक है बच्चों, और ये बिजनेस है, ठीक है। बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया, बिजनेस के पास प्रॉफिट है 1 लाख रुपए पूरा पड़ा हुआ है, ठीक है ना। इसने 50,000 रुपये विदड्रॉन कर लिया, निकाल लिया, कितना, चलिए हम मान लेते हैं 70,000 निकालिए, 50,000 नहीं 70,000 निकाल लिया, और यहाँ पर कितना बचा, अभी 30,000 बचा हुआ है। तो ये 30,000 को ये एज अ रिजर्व छोड़ देता है, ये अनविथड्रॉन प्रॉफिट है, प्रॉफिट तो इसी का है इसी का, लेकिन ये निकाल नहीं रहा है। तो अब इस प्रॉफिट को इसने इस तरह रखा हुआ है, इसके पीछे 2 रीजन हो सकता है। या बिजनेसमैन सोच रहा होगा कि अगर बिजनेस के पास ये पैसा रहेगा तो हो सकता है बोथ आर सेपरेट एंटिटी, तो हो सकता है बिजनेस को कोई अचानक नुकसान हो जाए या कोई तकलीफ हो तो कहाँ से बियर करेगा वो, तो ये उससे यूज़ कर लेता है, यानी बिजनेस इसको यूज कर लेता है, ठीक है ना। तो मान लो इसमें से 30,000 में से हो सकता है वो इस नियत से रख रहा हो पूरा का पूरा 30,000 कि होता है फ्यूचर में मुझको कोई लॉस हो, मैं उसको वहाँ से रिकवर कर लूँगा। या वो सोच ये जानना चाहता हो कि हो सकता है मुझको फ्यूचर में एक्सपेंड करना पड़े, अपने बिजनेस को और बढ़ाना पड़े, तो मैं कहाँ, पैसा मेरे पास अगर पहले से पड़ा रहेगा तो मेरा फ़ायदा होगा ना। तो बिजनेस जो है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अब ये क्या करेगा, यहाँ पर इसको छोड़ देगा, कहेगा भैया 30,000 रुपये रख लो, अब दोनों काम कर सकते हो, या तो कोई अनफॉर्चुनेट अगर लायबिलिटी हो तो उसको भी तो रिकवर कर लेना, और अगर बिजनेस को एक्सपेंड करना हो तब दोनों में से जो दिल करे वो करो। इसलिए वो बंदा यानी वो बिजनेस जो है इस पैसे को निकालता है, एक जगह रखता है, ठीक है ना। रिजर्व, एज ए रिजर्व क्यों रखता है, 2 काम के लिए, मैंने बता दिया। हो सकता है अनफॉर्चुनेट कोई लायबिलिटी आ जाए, या हो सकता है उसका मतलब मकसद ये हो कि वो बिजनेस को एक्सपेंड करे, ठीक है ना बच्चों। तो ये था रिजर्व, अनविथड्रॉन प्रॉफिट। आगे देखते हैं, बात आई बच्चों नेटवर्थ की। तो नेटवर्थ क्या होता है, अब ये नेटवर्थ क्या होता है, ठीक है ना। तो कहा गया इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोप्राइटर फंड, यानी ये प्रोप्राइटर फंड ही कहलाता है, यानी वो पैसा जो बिजनेसमैन का हो उसी को नेटवर्थ भी कहते हैं, उसी को कैपिटल भी कहते हैं, ठीक है ना। तो कहा गया इट इज द अमाउंट, किसको बिलोंग करता है, अमाउंट ऑफ फंड बिलोंगिंग टू द प्रोप्राइटर, बस बिलोंगिंग टू द प्रोप्राइटर। अरे सर ये तो कैपिटल है, हाँ वही है, नेटवर्थ दे दिया तो हम क्या करें, है कि नहीं। इसको बिलोंग करता है प्रोप्राइटर को, यानी हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, इट्स ऑल्सो नोन एज क्या हम लोग कहते हैं, ओनर फंड,
ठीक है ना। इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों, देखिए नेटवर्थ को कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो कैपिटल तो होगा ही, जैसे मैंने अभी बताया कैपिटल तो होगा ही, कैपिटल को आप ले लीजिए, वो पैसा जो कैपिटल, और उसका उसी का पैसा रिजर्व उसी का तो होता है, हाँ सर रिजर्व भी तो उसी का होता है, और उसमें से माइनस क्या कर दीजिए फिक्टिटियस एसेट्स, वो एसेट जिसकी वैल्यू क्या हो, निल हो, फिक्टिटियस एसेट्स, ठीक है ना। तो दोनों पैसे को जोड़ दें और फिक्टिटियस एसेट्स को माइनस कर दें, तो मेरा क्या निकल करके आ जाएगा, नेटवर्थ निकल कर आ जाएगा, है ना। तो नेटवर्थ का फार्मूला क्या होता है, कैपिटल, कैपिटल तो होगा ही, जाहिर सी बात है, रिजर्व दोनों ही उसी का होता है, माइनस कर देंगे फिक्टिटियस एसेट्स। सर इसका मतलब नहीं समझ में आया, मैंने कहा चलो देख लेते हैं। याद करिए मैंने स्टार्टिंग में पहले लेक्चर में आपको बताया था बैलेंस शीट के बारे में, हाँ सर बैलेंस शीट के बारे में बताया था। इधर क्या था, एसेट्स था सर, हाँ वेरी गुड, और इधर क्या थी, लायबिलिटी थी, ठीक है ना। तो बच्चों बिजनेस को क्या चाहिए पता करना है कि बिजनेसमैन जो है इसका नेटवर्थ कितना है, टोटल इसका पैसा बिजनेस में कितना इन्वेस्ट है। तो देखो क्या करेगा, दो, एक तो कैपिटल इसका पड़ा होता है, नो डाउट कैपिटल तो पड़ा ही होगा, प्लस इसी बंदे का दो पैसा अमाउंट पड़ा है, रिजर्व भी पड़ा हुआ है, क्योंकि ये अनविथड्रॉन प्रॉफिट है, ये अनविथड्रॉन प्रॉफिट है, और इधर पड़ा हुआ है फिक्टिटियस एसेट्स। तो मान लीजिए 1 लाख ये है, 2 लाख ये है, और इधर 50,000 है, ठीक है ना। तो ये अनविथड्रॉन प्रॉफिट जो होता है बच्चों, ये भी किसको बिलोंग करता है, इस बिजनेसमैन को ही बिलोंग करेगा। फिक्टिटियस एसेट जो होता है किसको बिलोंग करेगा, सिर्फ इसी को बिलोंग करेगा, ना कि आउटसाइडर लायबिलिटी। अगर यहाँ पर आउटसाइडर लायबिलिटी होती ना, एक्सटर्नल लायबिलिटी होती, तो उसको बिलोंग नहीं करता है ये फिक्टिटियस एसेट्स, क्योंकि सारा प्रॉफिट और सारा नुकसान किसका होता है, किसका होता है बताइए जल्दी, हाँ हाँ बिजनेसमैन का होता है। तो इसीलिए ये फिक्टिटियस एसेट्स किसको बिलोंग करता है, इसको बिलोंग करता है। तो हम इन दोनों को जोड़ करके और इस फिक्टिटियस एसेट्स को माइनस कर दे रहे हैं, ताकि मुझको नेटवर्थ पता चल जाए। यानी 1 लाख ये, 2 लाख ये, 50,000 ये, तो 3 लाख में से 50,000 माइनस कर देंगे, कितना निकल कर आ जाएगा, तब आ जाएगा आपका 2,50,000। क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो ये था आपका नेटवर्थ बच्चों, आई होप सो क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला 6 बच्चों मेरा गुड्स। अब ये गुड्स क्या होता है, गुड्स माल, ठीक है ना। आइए देखते हैं, कहा गया गुड्स मीन्स आइटम और कमोडिटीज। अरे अरे सर 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 मैंने कहा क्या, आपने आइटम और कमोडिटीज वहां पर भी कहा था, एसेट्स में भी, हाँ नालायकों, आइटम और कमोडिटीज वहां भी कहा था, लेकिन वहां लंबे समय के लिए था। यहां पर देखो क्या है, यहां पर हम लोग क्या, गुड्स मीन्स आइटम्स और कमोडिटीज इन विच अ बिजनेसमैन डील करता है, डील्स रेगुलरली, यानी एक दिन कर करके छोड़ने वाला नहीं है वो, रेगुलरली, यानी उसको बेचता है, परचेज करता है, बेचता है, या तो मैन्युफैक्चर करके बेचेगा या तो उसको परचेज करके सेल करेगा, ठीक है ना। तो कहा गया आइदर मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग, या तो मैन्युफैक्चर करके उसको बेचे, और परचेजिंग एंड सेलिंग, परचेजिंग एंड सेलिंग, है ना, परचेजिंग एंड सेलिंग। बात समझिए, ठीक है ना। देखिए कहने का मतलब क्या है, ये जो है बिजनेस है, ठीक है ना। अब ये बंदा जो इसके अंदर है ये कौन है, ये मैन्युफैक्चरर है, वही बिजनेसमैन है। तो ये बिजनेस ही सब काम कर रहा है, हम जानते हैं किसके भी यहाँ पे सारा काम होता है, ऑल ट्रांजेक्शन मेड बाय बिजनेस, लेकिन उसके अंदर रह करके कर कौन रहा है, ले दे कौन रहा है, सब बिजनेसमैन ही कर रहा है। तो कहा गया जो बिजनेसमैन डेली रेगुलरली डील करता है, ये क्या करेगा, या तो यहीं से मैन्युफैक्चर करेगा, मैन्युफैक्चर कर करके फिर उसके बाद उसको सेल करेगा। तो जो मैन्युफैक्चर कर रहा है वो क्या है, गुड्स ही तो है, वो क्या है, गुड्स ही तो है, या वो दूसरी जगह से कहीं से परचेज कर लाएगा और उसको क्या कर देगा, सेल कर देगा। तो दोनों जगह, या गुड्स खरीद करके लाया, या खुद मैन्युफैक्चर करके बेचे, तो खरीद करके लाया तब भी गुड्स है, मैन्युफैक्चर कर रहा है तब भी गुड्स है ना। उसको डेली रेगुलर बेसिस पे करता है, खरीदता है बेचता है, खरीदता है बेचता है, या मैन्युफैक्चर करता है बेचता है, मैन्युफैक्चर करता है बेचता है, इसलिए मैंने इसको क्या कहा, गुड्स कहा। अच्छा, और क्या है, कुछ बातें और हैं क्या, मैंने कहा चलो देख लेते हैं। तो कहा गया बच्चों गुड्स क्या होता है, या तो मैन्युफैक्चर होता है, मैन्युफैक्चर, और परचेज बाय बिजनेसमैन, परचेज बाय बिजनेसमैन बच्चों, नॉट फॉर द
पर्पज ऑफ यूजिंग देम, नॉट फॉर द पर्पज ऑफ यूजिंग देम। उनका पर्पज ये नहीं होता है कि मैं उसको यूज़ करूँ लंबे समय के लिए, नॉट फॉर द पर्पज ऑफ यूजिंग देम। मतलब जब एसेट्स की बात होती थी बच्चों, तो एसेट्स में क्या होता था बताइए जल्दी से। एसेट्स में पर्पज क्या होता था, हम उसको लंबे समय तक के लिए यूज़ करें। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ठीक है ना, नॉट फॉर द पर्पज ऑफ यूजिंग देम गुड्स। ये हम लोग क्या करते हैं, फॉर, बट फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल, बट फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल। उसका पर्पज क्या होता है, रीसेल करने का होता है। बात समझ में आई बच्चों? हाँ, बात समझ में तो आ गई। अब इसमें कौन कौन सी बातें निकल करके आ रही हैं, हाईलाइट कौन कौन सी बातें हो रही हैं, तो चलिए देख लेते हैं इसमें हाईलाइट क्या क्या हो रहा है। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि गुड्स कहते किसको हैं, तो मैंने कहा पोथा, समझने से बेहतर है हम इसको हाईलाइट वाली चीज़ देख लेते हैं। तो कहा गया गुड्स क्या होता है, गुड्स आइटम और कमोडिटी होती है। गुड्स आर आइटम और कमोडिटीज़। अच्छा, और क्या है इसमें, कमोडिटी जो होता है या तो मैन्युफैक्चर होता है, कमोडिटीज़ या तो क्या होगा, मैन्युफैक्चर होगा या परचेज होगा। यानी या तो मैन्युफैक्चर कर बेचूँ या तो परचेज करके बेचूँ, उसको ट्रेडेड के भी कहते हैं। ठीक है ना। कहा गया अगला, नॉट यूज्ड बाई बिजनेसमैन बट द पर्पज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और बाइंग फॉर सेल ऑफ अर्न प्रॉफिट। ठीक है ना, बट फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल, मैं लिख बट फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल। यानी उसका पर्पज क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ रीसेल करने का पर्पज होता है, काम खत्म। यानी या मैन्युफैक्चर करके उसको बेचे या उसको परचेज करके बेचे। तो बच्चों ये आपको तीन चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या, गुड्स और आइटम कमोडिटी होता है, गुड्स क्या होता है, आइटम होता है या कमोडिटी होता है। कमोडिटी या तो मैन्युफैक्चर किया जाएगा तो परचेज किया जाएगा, उसको हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, यूज़ करने के लिए नहीं ले रहे हैं, उसको हम लोग रीसेल करने के पर्पज से ले रहे हैं। किस पर्पज से ले रहे हैं, रीसेल करने के पर्पज से हम लोग गुड्स को ले रहे हैं, तो उसको गुड्स कहा जाता है। ठीक है ना, जिसका पर्पज क्या होता है, रीसेल करना। ओके, हाँ सर, बात समझ में आ गई। अगला पॉइंट, चलिए बच्चों, अगला पॉइंट आता है आपका स्टॉक। क्या आएगा, स्टॉक। तो अब स्टॉक क्या होता है, ठीक है ना। तो आइए पहले देखते हैं स्टॉक होता कितने तरीके का है। तो बच्चों स्टॉक जो होता है दो होता है, एक ओपनिंग स्टॉक होता है और एक क्लोजिंग स्टॉक होता है। इसके कितने बच्चे होते हैं, एक ओपनिंग स्टॉक और एक क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक। ये दो होता है। स्टॉक का मतलब क्या है, जो मेरे पास माल बचा हुआ है बच्चों, वो एक पार्टिकुलर डेट में अगर सेल नहीं हुआ तो वो माल को मैं क्या कह देता हूँ, स्टॉक कहना शुरू कर देता हूँ। ठीक है ना। तो जो मेरे पास गुड्स पड़ा हुआ है कहाँ पर, गोडाउन में, आइए देखते हैं क्या है। तो स्टॉक की बात कर ले पहले, कहाँ से लिखें, यहाँ से। चलिए, स्टॉक होता क्या है पहले ये समझ जाए। तो कहा गया स्टॉक क्या होता है, स्टॉक रेफर्स टू गुड्स। किसको रेफर करता है, गुड्स को, विच बिजनेस एंटरप्राइज डील्स इन, जिसमें बिजनेस एंटरप्राइज क्या करता है, डील करता है। ठीक है ना, जिसमें वो डील करता है। हाँ सर, वही गुड्स क्या, हाँ वही गुड्स। गुड्स अगर इकट्ठा मैंने गोडाउन में रख लिया, उसकी बात हो रही है। तो कहा गया कि बिजनेस एंटरप्राइज फॉर सेल ऑन अ पर्टिकुलर डेट, एक पर्टिकुलर डेट के लिए गोडाउन में रखा हुआ, माल बिक गया नहीं बिका तो स्टॉक मेरे गोडाउन में पड़ा है। समझ में आया कि नहीं आया। कहने का मतलब ये अनसोल्ड गुड्स होता है। स्टॉक का मतलब मुझसे कोई पूछे तो मैं क्या कहूँगा, अनसोल्ड गुड्स। ठीक है ना, अनसोल्ड गुड्स, बस काम खत्म। जो मेरे पास माल नहीं बिका है वो अब स्टॉक हो गया। ठीक है ना। अब वही अनसोल्ड गुड्स दो हो सकता है, ओपनिंग स्टॉक हो सकता है और क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है। यानी जब साल शुरू हुआ तो साल के शुरू में बिजनेस एक साल चला, रन किया, रन करने के बाद स्टार्टिंग में पहला साल जो ही स्टार्ट हुआ तो उसके पास वही जो बचा हुआ माल था वो ओपनिंग स्टॉक हो गया।
ओपनिंग स्टॉक हो गया, और पिछले साल का वही स्टॉक क्या हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया। ठीक है ना, बात समझने की कोशिश करिए। चलिए हम बात करते हैं किसकी, अब ओपनिंग स्टॉक की और क्लोजिंग स्टॉक की। ठीक है ना, तो बहुत आसान है। मैंने कहा 1 तारीख को बिजनेस शुरू हुआ, ये 2018 है मान लीजिए, और मैं इसकी बात करता हूँ, ये है आपका 2019 है। तो यहाँ पर मैंने गुड्स परचेस किया था, यहाँ पर मैंने गुड्स परचेस किया मान लीजिए 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल को परचेस किया, या 1 जनवरी कर देते ताकि और क्लियर हो जाए। 1 जनवरी क्या, 31 दिसंबर को खत्म होता है। तो गुड्स मैंने यहाँ पर परचेस किया, माल बेचता गया बेचता गया बेचता गया बेचता गया, यहाँ पर तब भी मेरे पास अभी कुछ गोडाउन में माल पड़ा हुआ है। ठीक है ना बच्चों, तो इस साल का ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक, इस साल का ये हो गया क्या, क्लोजिंग स्टॉक। और यही क्लोजिंग स्टॉक हम जब लेकर के आएंगे अगले साल, क्योंकि दूसरे करना ही पड़ेगा, तो यही क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। ओ ठीक है ना, तो क्लोजिंग स्टॉक का मतलब पिछले साल का जो बचा हुआ माल वो क्लोजिंग स्टॉक है, और वही क्लोजिंग स्टॉक इस साल का क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। हाँ सर, बात तो समझ में आ गई आपकी। मैंने कहा वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है ना, अब बाबू मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्टॉक जो होते हैं मेरे पास कितने तरीके के पड़े होते हैं। ठीक है ना, स्टॉक मेरे पास कितने तरीके के पड़े होते हैं, तो देखिए स्टॉक जो होता है बच्चों 3 तरीके से मेरे पास पड़े होते हैं। ठीक है ना, या तो स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, या तो मेरे पास वो एज ए रॉ मटेरियल पड़ा होगा। ठीक है, या तो मेरे पास वर्क इन प्रोग्रेस में पड़ा होगा, वर्क इन प्रोग्रेस में पड़ा होगा, या तो मेरे पास वो एज अ फिनिश्ड गुड्स पड़ा होगा, एज अ फिनिश्ड गुड्स पड़ा होगा। है सर 3 तरीके का स्टॉक होता है। हाँ, यानी ये क्लोजिंग या ओपनिंग दोनों की हम बात कर रहे हैं, ओपनिंग हो या क्लोजिंग हो, तो स्टॉक मेरे पास कैसे पड़ा रह सकता है, 3 तरीके से पड़ा हो सकता है। रॉ मटेरियल, जैसे मान लीजिए सिंपल सी बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो देखा है गन्ने का जो जूस निकालता है मशीन, हाँ सर मशीन तो देखा है, खूब पीते हो तुम लोग, ठेले पे लगा हुआ होता है कि नहीं, बोतल लगी हुई होती है, तो देखा होगा बच्चों उस पर शुगर केन होता है, एक शुगर केन। ठीक है ना, तो ये शुगर केन जो है, ये शुगर केन बच्चों ये है रॉ मटेरियल। ये क्या है, रॉ मटेरियल है, यानी उस बिजनेसमैन के लिए जो काम कर रहा है उसके लिए ये रॉ मटेरियल है। ठीक है ना, अच्छा फिर उसके बाद जब ये यहाँ पर चल रहा था, ये जब इसकी जो वो नहीं मशीन चलती है तो ऐसे ऐसे जो है उसको घुमाता है उसमें, तो उसके अंदर जो माल जो है फंसा हुआ है उसको कहेंगे वर्क इन प्रोग्रेस। क्या कहेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस, यानी अभी वो बना नहीं है, अभी रस बना नहीं है, उसमें अभी बन रहा है। ठीक है ना, जो बाहर जो निकलता है बच्चों, जो जूस जो गिलास में पीते हो तुम लोग, उसको कहेंगे हम लोग फिनिश्ड गुड्स। क्या कहेंगे, फिनिश्ड गुड्स। तो हो सकता है यहाँ का भी कुछ स्टॉक बच गया हो, यहाँ वर्क इन प्रोग्रेस में मशीन में कुछ स्टॉक फंसा हुआ हो, या फिनिश्ड गुड्स में जो है अभी वो बिका ना हो, तो ये तीनों स्टॉक को हम लोग जोड़ करके कहते हैं कि ओपनिंग स्टॉक। तीनों जोड़ करके हम लोग जोड़ कहेंगे क्लोजिंग स्टॉक। समझे ना, ये तीनों को होता है, तो इसको कहते हैं रॉ मटेरियल, इसको कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, और इसको कहते हैं फिनिश गुड्स। तो ये स्टॉक मेरे पास पड़ा होता है। अनसोल्ड गुड्स, जो गुड्स सोल्ड नहीं हुआ उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं। हाँ सर, बात तो समझ में आ गई, और कुछ बताइए। मैंने कहा चलो बच्चों अब बात आ गई लायबिलिटी की। किसकी बात आ गई, लायबिलिटी की। तुम लोग को नींद आ रही है, नालायक, मुझको नींद नहीं आ रही है। हाँ सर, आपको नींद नहीं आ रही है, बहुत बड़ी बात है। हाँ तो बच्चों अगर कोई पूछे लायबिलिटी होती क्या है तो क्या कहोगे, कोई पूछे लायबिलिटी क्या है तो क्या बोलोगे बच्चों, कहोगे लायबिलिटी इट इज अमाउंट, इट इज अ अमाउंट पेएबल बाय बिजनेस टू आउटसाइडर। है ये आउटसाइडर कौन आ गया, टू आउटसाइडर। मैंने कहा पूछा भी तो क्या पूछा, ये लो नालायक, ये है बिजनेस। हाँ सर ये तो बिजनेस है। अच्छा उसके बाद ये कौन है, बिजनेसमैन नहीं, ये कोई बंदा है। ठीक है ना, बंदा है, ये है राम। ठीक है ना, इसने राम से उधार माल परचेज किया, यानी गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। गुड्स परचेज किया किस पे, ऑन क्रेडिट। ठीक है ना बच्चों, तो राम को इसको पैसा रिटर्न करना फ्यूचर में, क्या कह रहा है, आई विल पे यू इन फ्यूचर। क्या बोल रहा है, आई विल पे यू इन फ्यूचर। जब फ्यूचर में देने का वादा किया मैं तुमको फ्यूचर में दूंगा, तो अब ये क्या हो गई, एक लायबिलिटी हो गई। बैंक से लोन लिया, बैंक से इसने लोन लिया, ये लो बैंक, बिजनेस ने बैंक से लोन लिया। अब जो ही इसने लोन लिया होगा, लोन टेकन फ्रॉम बैंक, लोन टेकन फ्रॉम बैंक,
ये सब आउटसाइडर है, बिजनेसमैन को छोड़ करके सब आउटसाइडर होते हैं, ठीक है ना। तो इट इज अमाउंट पेबल बाय बिजनेस टू आउटसाइडर। बताओ बिजनेस को पेबल है कि नहीं, देना है, इसको देना है, राम को देना है, किसको देना है, बैंक को देना है, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, व्हीकल लोन, कुछ भी, ठीक है ना। उसी तरीके से टैक्स पेबल टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को टैक्स पेबल है, यानी टैक्स कैलकुलेट करके मैंने रखा हुआ है लेकिन अभी दिया नहीं है, टैक्स पेबल है, ये भी लोन हो गया। उसी तरीके से मैंने किसी मजदूर से काम ले लिया, काम तो करवा लिया लेकिन मैं उससे कह रहा हूं बाद में पेमेंट करेंगे, ठीक है ना। इसको हम लोगों ने क्या कहा, बाद में पेमेंट करेंगे, यानी सबों को मैं टपका दे रहा हूं। मुझसे कोई पूछे लायबिलिटी क्या है तो कहना टपका देना है ना, टपका देना, किसी को जो है बाद में पेमेंट करने का वादा करना, वही एक लायबिलिटी होती है। किसी को मतलब सिर्फ आउटसाइडर को, बिजनेसमैन को छोड़ करके सब आउटसाइडर होते हैं, तो उन्हीं को हम लोग एक्सटर्नल लायबिलिटी कहते हैं, ठीक है ना बच्चों। हाँ सर, तो लायबिलिटी भी बच्चों दो तरीके की होती है, लायबिलिटी दो तरीके की होती है सर। हाँ, तो लायबिलिटी को मैं दो टाइप बताता हूँ। एक आपका हो जाएगा नॉन करेंट लायबिलिटी। नॉन करंट सर वही करंट जो हम लोग को लगता है, नहीं नालायक, वो करंट नहीं है जो तुम लोग को लगता है, ठीक है ना। तो सर है कौन सा, नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब होता है बच्चों कि लंबे समय के लिए मैंने किसी से पैसा लिया हो, यानी मैंने पैसा लिया है, पेबल है, लेकिन कब तक पेबल है, तो कहा गया पेबल बाय बिजनेस ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ अ टाइम, लॉन्गर पीरियड ऑफ अ टाइम, मोर देन 1 ईयर्स, यानी मैंने किसी से लोन लिया, यानी बिजनेस ने अगर लोन लिया लंबे समय के लिए, मोर देन 1 ईयर्स, सब मोर देन 1 ईयर्स जितना होता है बच्चों, सब के सब क्या है आपके लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। मैं लंबे समय तक देता रहूँगा, पेबल है, देता रहूँगा, उसका इंटरेस्ट देता रहूँगा, पैसा होगा तब पूरा वापस करूँगा, ठीक है ना। लंबे समय के लिए जो हम लोग पैसा लेते हैं वो नॉन करेंट लायबिलिटी है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से अब करंट लायबिलिटी क्या हो जाएगी सर, वही जो करंट लगता है, ये नॉन करंट है, यानी नहीं करंट लग रहा था, यहाँ पर करंट लगेगा। हाँ, करंट क्यों लगेगा, क्योंकि तुमको जल्दी देना पड़ेगा, जल्दी देना पड़ेगा सर। हाँ, तो कहा गया ये वो लायबिलिटी होती है बच्चों जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इसके पास मेरे लिए होता है, ठीक है ना। तो सच लायबिलिटी लिख सकते हैं हम लोग, सच लायबिलिटीज आर पेबल। सर आपकी राइटिंग बहुत प्यारी है, नज़र मत लगाओ, हमको पता है मेरी राइटिंग कैसी है नालायक। इन शॉर्ट, पहली बार किसी ने तारीफ की मेरी राइटिंग की, पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना। यानी ये वो अमाउंट है जो चेंज होता रहता है हमेशा, यानी बढ़ता रहता है। जैसे बिजनेस ने यहाँ गुड्स माल, याद करो माल परचेस किया था, तो परचेस करेगा विद इन 1 ईयर्स पेमेंट करेगा, परचेस करेगा विद इन 1 ईयर्स पेमेंट करेगा, यानी विद इन 1 ईयर्स लेन देन जो होगा बच्चों, विद इन 1 ईयर्स के अंदर कई बार पैसा आएगा जाएगा। वो कौन सी लायबिलिटी होती है, वो बच्चों होती है करेंट लायबिलिटी। तो लंबे समय के लिए जो हम लोग पैसा लेते हैं, उसका लोन जो हम लोग लेते हैं लंबे समय के लिए देते रहेंगे, इंटरेस्ट भी देंगे, बाद में पेमेंट करेंगे, कई सालों के लिए हम लोग लेते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी यानी नॉन करंट लायबिलिटी है। और विद इन 1 ईयर्स के लिए हम लोग लेते हैं, कई बार चेंज होता रहता है, हर विद इन 3 मंथ्स लेंगे, 2 मंथ्स लेंगे, ठीक है ना, ये हम लोग लेते रहते हैं। ये कौन सी लायबिलिटी थी, हमारी करंट लायबिलिटी होती है, ठीक है ना। हाँ सर, बात तो समझ में आ गई है, आगे देखते हैं बच्चों। बात करते हैं 9th, यानी इसमें हम लोग बात करेंगे किसकी, परचेज रिटर्न, सेल और सेल्स रिटर्न, ठीक है ना बच्चों। हाँ सर, ये टूल्स है बच्चों, मैं इकट्ठा टूल्स कर रहा हूँ, मैं नट बोल्ट होता है ना, उसी तरीके से मैं इकट्ठा कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को जब आगे मैं पढ़ाऊँ तो सारे टर्म्स पहले से पता हों, हम लोग इसका यूज़ करने वाले हैं। नट बोल्ट होता है वही है, बिल्कुल। हाँ सर, बात समझ में आ रही है आपकी, आप कहना क्या चाह रहे हैं। परचेज, तो बच्चों परचेज होता क्या है, परचेज मीन्स कहते किसको हैं, तो जो गुड्स हम लोग इसलिए खरीदते हैं ताकि मैं उसको रीसेल करूं, उसी को परचेज कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए कह सकते हैं इट मीन्स परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल, ओ ठीक है ना, या रीसेल के पर, या प्रोड्यूसिंग फिनिश्ड गुड्स, या हम लोग उसको परचेज करते हो कि हम उसको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करके तब सेल करेंगे। फिनिश्ड गुड्स इन द ऑर्डिनरी, यही मेरा काम ही है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब मैं उसको प्रोड्यूस करता हूँ, ठीक है ना, मतलब उसको लाता हूँ फिर उसको हम फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करते हैं,
विद द इंटेंशन ऑफ, सबसे बड़ी चीज़ भैया, जिसके बिना हम लोग बिजनेस करेंगे ही नहीं, विद द इंटेंशन। इंटेंशन क्या होता है बच्चों, बताइए, विद द इंटेंशन ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट का इंटेंशन लेकर के हम लोग उसको खरीदते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा बच्चों, इट डज नॉट मीन्स क्या, परचेज ऑफ एसेट्स। ओ, यानी ये इसका मतलब नहीं होता है कि हम उसको हम परचेज ऑफ एसेट्स कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, गुड्स ही कहेंगे, क्योंकि उसका पर्पस क्या होता है, हमको उसे रीसेल करना है, ठीक है ना। जैसे ये है बिजनेस ने यहाँ से मोहन से गुड्स परचेज किया, ठीक है ना, इसने यहाँ से गुड्स परचेज किया, क्या करने के लिए, या तो आगे इसको रीसेल करने के लिए, क्या करने के लिए, रीसेल करने के लिए, या यहाँ से गुड्स परचेज किया, इसको फिनिश्ड गुड्स में करके करेगा, पहले फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर करके तब सेल करेगा, ठीक है ना। तो इसका मेन मोटिव सब करने का क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ उसको प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है ना। अच्छा, अब वहीं परचेज रिटर्न क्या होगा, परचेज रिटर्न की बात हुई। तो जो बिजनेस ने ये माल परचेज किया बच्चों, मैं सिंपल से बता रहा हूँ, ये बिजनेस है, ज़्यादा लिखने से घबराहट होती है ना, हाँ हम समझ रहे हैं। तो जो माल मैंने परचेज किया है, मान लीजिए मैं यहाँ बिजनेस सामान से गया हूँ, खरीद करके आया, जीन्स खरीद करके आया, पीछे से फटा हुआ है तो क्या करोगे जा करके, सर पार्टी में पहन करके जाएंगे, लोग हंसेंगे, तो तुम क्या करोगे बच्चों, जल्दी बताओ। वो बंदा यानी रिटर्न कर देगा, यानी तुमको मान लो इसने सेल किया, इस बिजनेस ने तुमको सेल किया, तो तुम जा करके वापस करोगे और गाली वाली भी दोगे। इसके बाद ये क्या करेगा, जिससे सामान लिया था उसको जा करके क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा, क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। इसी को क्या कहते हैं, परचेज रिटर्न। समझ में आया कि नहीं आया। यानी जो माल परचेज किया गया हो उसको क्या कर दिया गया, वापस कर दिया गया, किसको, सप्लायर को, जिससे मैंने लिया था। किसकी वजह से, कुछ डिफेक्ट निकले होंगे, ठीक है ना, डिफेक्ट निकले होंगे, और उसी वजह से इस बिजनेस ने इस बंदे को जहाँ से लिया था इसको क्या कर दिया, वापस कर दिया, वही परचेज रिटर्न होता है, ठीक है, क्योंकि माल में क्या था, डिफेक्ट निकल गया था। उसी तरीके से बच्चों होता है सेल्स, एक टर्म आता है क्या, सेल्स। अब सेल किसको कहते हैं, ये भी कोई जानने वाली चीज़ है, सर सेल वही होता है, हाँ वेरी गुड, टोटल रिवेन्यू। पहले जान जाए टोटल रिवेन्यू कहते हैं किसको, जो हमने गुड सोल्ड किया, मान लीजिए 10 यूनिट बेचा मैंने, ये पेन मान लीजिए 50 रुपये की है, एक बच्चे ने दिया था, देखो आई लव यू लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अगर टोटल रिवेन्यू है, टोटल रिवेन्यू का मतलब अगर 10,000 मान लीजिए पेन है, एक पेन कितनी कीमत है, मान लीजिए 10 रुपये है, तो 10 रुपये 10 मैंने बेचा, 10 पेन बेचा, तो 10 × 10 100 रुपीज़, वही हो गया टोटल रिवेन्यू, ठीक है ना। तो सेल्स क्या होता है, तो कहा गया टोटल रिवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज rendered by the business। यानी जो टोटल रिवेन्यू मतलब जो मैंने टोटल सेल किया, किसके द्वारा, सेल ऑफ गुड्स करेगा या सर्विसेज करेगा, कौन करता है, ये सब काम बिजनेस करता है। तो जो भी मेरे पास पैसा आएगा उसी को हम क्या कहेंगे, सेल कहेंगे, ठीक है ना। याद रखिएगा सेलिंग प्राइस इंक्लूड हमेशा क्या होता है, उसमें प्रॉफिट इंक्लूड होता है, ठीक है ना, ये बात हमेशा याद रखिएगा। बिजनेस इंटरप्राइज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। और सेलिंग प्राइस क्या इंक्लूड होता है, सेलिंग प्राइस में क्या इंक्लूड होता है, सेलिंग प्राइस इंक्लूड, इसमें क्या इंक्लूड होता है बच्चों, प्रॉफिट है। सर अब फिल्म बनाइए, पिक्चर, मैंने कहा चलो, मांगा भी तो क्या मांगा, जान मांगा होता है, जो कि मैं देता ही नहीं। अच्छा सर ये बात है। तो मैंने किसी को गुड्स सोल्ड किया, क्या किया, गुड्स सोल्ड किया, या मैंने सर्विस दी, रेंडर सर्विस, यानी सर्विस दिया इन लोगों को, मैं कुछ भी करूंगा, ठीक है ना, ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड। अच्छा, जो भी मैं इन लोगों को सेल करूंगा इसके बदले लोग मुझको क्या देंगे, पैसा देंगे। तो सेलिंग प्राइस जो हमको मिलेगी वही सेलिंग प्राइस मैंने क्या कहा, टोटल रिवेन्यू होगा मेरा। टोटल रिवेन्यू मान लीजिए 10 लोग हैं, एक पेन लोगों ने खरीदा, तो 10 × 10
टोटल वैल्यू मेरी कितनी होगी, 100 रुपये हो गई, तो ये आपकी सेल हुई, ठीक है ना। और सेलिंग प्राइस बच्चों क्या इंक्लूड करता है, प्रॉफिट इंक्लूड करता है। सेलिंग प्राइस क्या इंक्लूड करता है, प्रॉफिट को इंक्लूड करता है। समझ में आया, हाँ सर। तो सेलिंग प्राइस क्या इंक्लूड करेगा, प्रॉफिट को इंक्लूड करेगा। तो समझ में आया क्या होता है सेल्स। सेल्स का मतलब जो माल बेच देना, बस काम खत्म। जो गुड्स मैंने परचेज किया उसको प्रॉफिट रख करके उसको बेच देना, इस कॉल सेल, ठीक है ना। ये हम इसलिए लिखवा रहे हैं ताकि तुमको और क्लियर हो। याद रखना बच्चों, मैं जो फिल्म बनवाता हूँ पिक्चर्स, इसको जरूर बनाइएगा। आप सब भूल जाएंगे, ये फिल्म नहीं भूलेंगे। हाँ सर, समझ में आ गया। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है। अब हम लोग अगले लेक्चर में आई होप सो कोशिश करेंगे कि खत्म हो जाए, ठीक ना। उसके बाद हम लोग अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। पूरा वीडियो देखिएगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें नालायकों।